गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ऋषिराज यादव, टीम सीएलसी की इस ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट से जो डाइजेस्टिव जूस है, जो पाचक रस है, उनके सभी के कंपोजिशन क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियां, या मैं कह सकता हूं सलाइवरी ग्लैंड्स। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, मानव के अंदर कितनी होती है? मानव में 3 जोड़ी पाई जाती। इनकी उत्पत्ति एक्टोडर्मल होती है। कहां पर स्थित होती है? मुख गुहा के बाहर स्थित होती है। लेकिन सभी लार ग्रंथियां विभिन्न नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इसका मतलब इनके पास क्या है? नलिकाएं हैं। तो मैं कह सकता हूं एक्सोक्राइन या बहिस्रावी लार ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी लार ग्रंथियां हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। सेकेंड है सब मैंडिबुलर, और इसी को बोलते हैं सब मैक्सिलरी ग्लैंड। थर्ड है सब लिंगुअल। पैरोटिड कर्णपुरु, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी, और सब लिंगुअल। सब लिंगुअल मीन्स अधोजीव्या। ये 3 हैं, पेयर की फॉर्म में है। तो इनकी लोकेशन क्या है? इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और इनका मेन फंक्शन क्या है? लार का श्रावण करना। तो मेन फंक्शन क्या है बेटा जी? लार का श्रावण करना। सबसे बड़ी पैरोटिड, सबसे बड़ी पैरोटिड। सबसे छोटी, सबसे छोटी सबलिंगुअल। और मध्यम आकार की सब मैंडिबुलर। लेकिन इन तीनों में से लार का श्रावण सबसे अधिक कौन करती है? लार का श्रावण सबसे अधिक सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी करती है बेटा। तो हम एक टेबुलर फॉर्म में देखते हैं कि इनकी हमारी बॉडी में पोजीशन क्या है। इनके पास कौन सी कपालीय तंत्रिकाओं का नियंत्रण है,
कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, इनकी जो डक्ट कनेक्टेड है उन डक्ट का नेम क्या है, ये लार का श्रावण जो करेंगी वो कितनी अमाउंट में करेंगी, पर डे में कितनी लार का श्रावण होगा, उस लार का कंपोजिशन क्या है, घटक क्या है, और उस लार का भोजन के पाचन में क्या रोल होगा, उस लार के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होगी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहला ऊपर ही ऊपर नेम लिख लेते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब मैक्सिलरी और सब, यही नेम याद होने चाहिए बेटा जी। आप हिंदी की एनसीईआरटी में इनको अलग अलग नेम दे रखा है, पैरोटिड कर्णपुरु, सब मैंडिबुलर अधोहनु और सब लिंगुअल अधोजीव्या। हिंदी के नेम थोड़े डिफिकल्ट है, तो इस तरीके से एक टेबल बना लो बेटा। वन, टू, थ्री, फोर। पहला डिफरेंस क्या है बेटा, पहला डिफरेंस है कहां पर स्थित होती है, कान के आगे, पैरोटिड ग्लैंड। और मैं कह सकता हूं ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। सब मैंडिबुलर जो मैंडिबल्स है उनके जंक्शन पॉइंट जो है उनके पास में, इसका मतलब ऊपरी और निचले जबड़े के जंक्शन पॉइंट का मतलब संधि स्थान पर, ऊपरी तथा निचले जबड़े के संधि स्थान पर, और ये मध्यम आकार की है। अधोजीव्या, इसका मतलब जिव्या के नीचे, या मैं कह सकता हूं टंग के नीचे। जिव्या के नीचे और सबसे छोटी आकार की है बेटा। क्लियर। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि तंत्रिका संचार जो है, तंत्रिका संचार मीन्स कौन सी तंत्रिकाओं की यहां पर सप्लाई है, 9 नंबर की। पैरोटिड की सप्लाई किसमें है, 9 नंबर की। इसके अलावा जो सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल है यहां पर 7th और 7th को बोलते हैं फेसियल, इस 7th को भी बोलते हैं फेसियल, और 9th को बोलते हैं ग्लोसोफेरिंजियल। क्लियर है मेरी बात। सलाइवा या लार का सिक्रेशन ये कितना करती है, ये 25% और ये 70% और ये 5%। इसका मतलब लार का सबसे ज्यादा सिक्रेशन में सबसे ज्यादा रोल किसका है, सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी। क्लियर है मेडम। इनकी नलिकाएं कौन कौन सी हैं,
पैरोटिड की नलिका है उसे बोलते हैं स्टेनसन्स डक्ट। सब मैंडिबुलर सब मैक्सिलरी की नलिका कौन सी है? वार्टन्स डक्ट। और सब लिंगुअल इसकी डक्ट है डक्ट ऑफ रिविनस। क्लियर है बेटा? इस टेबल से आपको यह भी पता लग गया कि तंत्रिका संचारी कौन सी क्रेनियल नर्व के कांटेक्ट में है, लार का कौन सी कितना भाग बनाएगी, इनकी कौन कौन सी नलिकाएं जो इनसे कनेक्टेड हैं वो, इनका आकार सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, मध्यम आकार की कौन सी है, और इनकी उपस्थिति या पोजीशन ये कहां पर लोकेटेड है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? नोट किया सभी ने यहां तक? नेक्स्ट हम बात करें बेटा लार जो है या सलाइवा जो है, सलाइवा के घटक, कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। ये सलाइवा कितनी अमाउंट में बनेगी, पाचन के कौन कौन से इसमें एंजाइम होंगे, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी होगी, कौन सा एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होगा, ये सब इंफॉर्मेशन होंगी, तब जाकर आप पाचन से संबंधित बातें कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं मोर देन 99.5% यहां पर क्या है, वाटर कंटेंट है। भोजन के पाचन के लिए यहां पर सलाइवरी एमाइलेज मींस सलाइवरी एमाइलेज किसका डाइजेशन करेगी? ओनली कार्बोहाइड्रेट का। इसका मतलब हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन सबसे पहले किसका प्रारंभ होगा? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। इसके अलावा यहां पर एंटीबैक्टीरियल एंजाइम लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम भी उपस्थित होता है। डिफरेंट आयन सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट ये भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन ए टाइप की सीक्रेटरी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा म्यूसिन जो फूड मटेरियल को स्टिकी या चिपचिपा बनाती है। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल साल्ट थायोसाइनेट ये भी प्रेजेंट होता है। इसके अलावा यदि इसकी पीएच वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाए 6.8 होता है। सलाइवरी एमाइलेज इसी को दूसरे नेम से भी जानते हैं टाइलिन, और टाइलिन की एक्टिविटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? क्लोराइड आयन। तो लार के घटक में 99.5% वाटर, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन, लाइसोजाइम, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम, म्यूसिन, थायोसाइनेट, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, आईजीए एंटीबॉडी, और इसके अलावा कुछ स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजिनस वेस्ट भी होते हैं। तो मैं कह सकता हूं यहां पर
नाइट्रोजीनस वेस्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड की अमाउंट सलाइवा से सीक्रेट होती है। अब आपको यह पता होना चाहिए सलाइवा का मैक्सिमम कंपोजिशन तो किसने बताया? सब मैंडिबुलर ने। लेकिन जो ये टाइलिन है, ये मैक्सिमम अमाउंट कहां से रिलीज होती है? टाइलिन मैक्सिमम अमाउंट पैरोटिड से होती है बेटा जी। क्लियर है यहां तक? नोट करें बेटा। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पर डे की बात की जाए तो 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे सलाइवा का सिक्रेशन होता है। इसका मतलब भोजन का पाचन की शुरुआत सबसे पहले कहां पर होगी? मुख गुहा के अंदर। उसके बाद कहां पर होगी? स्टमक के अंदर। और फिर स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम ये कह सकते हैं मुख गुहा से स्टमक तक भोजन जब जाएगा तो बीच में किससे क्रॉस करना पड़ेगा? उसे ईसोफेगस या ग्रेसिका या ग्रास नाल से क्रॉस करना पड़ेगा। तो ग्रास नाल में किसी भी प्रकार की कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है, इसलिए वहां पर किसी भी प्रकार का पाचन एक्स्ट्रा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन जो सलाइवा मिक्स हुई है, वो सलाइवा उस फूड मटेरियल में मिक्स है, तो वो उसका धीरे धीरे डाइजेशन पॉसिबल करवा रही है। और मुख गुहा के अंदर जो ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका भी केवल कितना? ओनली 30% डाइजेशन पॉसिबल होगा। कितना परसेंट? ओनली 30%। इसका रिमेनिंग जो 70% है वो तो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। क्लियर है बेटा यहां तक? तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में भोजन के पाचन की शुरुआत कौन से भाग में होगी? मुख गुहा के अंदर। भोजन के अवयव जो हैं उनमें से किसका पाचन सबसे पहले होगा? कार्बोहाइड्रेट का। कितना प्रतिशत होगा? 30। क्लियर बेटा? तो नोट करें ये सारी इंफॉर्मेशन। और सबसे पहले ये 30% जो पाचन करवाएगा, ये किसका करवाएगा बेटा? स्टार्च का। और स्टार्च का 30% डाइजेशन करवाने के बाद इसको किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में या आइसोमाल्टोज में या लिमिटेड डेक्सट्रिन में। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको क्या मानना है? माल्टोज। स्टार्च क्या है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है बेटा, जो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का मिक्सचर है। लेकिन माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसेकेराइड है। क्लियर यहां तक? तो नोट करें, आपको सलाइवा का कंपोजिशन पता लग गया। आप इजी वे से मुख के अंदर भोजन का पाचन करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जठर रस के बारे में। जठर रस कहां से स्रावित होता है? जठर रस आमाशय से स्रावित होता है। इस जठर रस को बोलते क्या है हम? गैस्ट्रिक जूस। तो एक बार इस पॉइंट को दोबारा समझें। कुछ पार्ट इसका मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में। आमाशय या स्टमक, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा भाग। और इस आमाशय के अंदर यदि हिस्टोलॉजी देखी जाए तो सबसे भारी परत कौन सी होती है? सीरोसा, देन मसल लेयर, देन सब म्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा, और फाइनली जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं ल्यूमेन। ये जो म्यूकोसा है, इस म्यूकोसा परत के अंदर आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, ये कैसी होती है? शाखित मीन्स ब्रांच, नलिकाकार मीन्स ट्यूबुलर, मीन्स ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं
तो आपसे पूछा जाए जठर रस का जो स्रावण होगा वो कौन से भाग से होगा? जठर ग्रंथियों से। जठर ग्रंथियां कैसी है? साखित और नलिकाकार है। जठर ग्रंथियां कहां पर स्थित होंगी? आमाशय के इस म्यूकोसा भाग के अंदर। इस जठर ग्रंथियों के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि पेप्टिक, चीफ या जाइमोजन सेल, जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन, निष्क्रिय प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज का स्रावण करती है। गैस्ट्रिक लाइपेज का स्रावण कुछ मात्रा में होता है, जबकि पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन अत्यधिक मात्रा में रिलीज होते हैं। इसी जठर ग्रंथियों के पास म्यूकस सेल प्रेजेंट होती है। म्यूकस नेक सेल भी बोलते हैं और म्यूकस सरफेस सेल भी बोलते हैं। म्यूकस नेक सेल हो चाहे म्यूकस सरफेस सेल हो, दोनों ही म्यूकस का या श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। और यह श्लेष्मा का स्रावण होगा तो वहां पर जितना भी एसिडिक मीडियम है वो स्टमक की वाल को डैमेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये श्लेष्मा है, ये स्टमक की जो बॉडी वाल है उसको बचाने का कार्य करता है। पैराइटल एंड ऑक्जेंटिक सेल, जिसे हम बोलते हैं परिधीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं, जो HCl का स्रावण कर रही है और इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर या नेज कारक का स्रावण करते हैं। इस HCl का मेन फंक्शन क्या क्या है वो देखें। HCl का मेन फंक्शन है इस पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित करना, प्रोरेनिन को रेनिन में परिवर्तित करना। इसका मतलब HCl का जो पहला कार्य है वो क्या है? जो निष्क्रिय एंजाइम है उनको सक्रिय रूप में परिवर्तित करना। दूसरा, भोजन के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु हैं, उसका नाश करके, उसको डैमेज करके भोजन को सड़ने से बचाता है। तीसरा, हमारे स्टमक में HCl एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है 1 से लेकर 3 pH तक का। इसके अलावा भोजन के अंदर जो भी कठोर अणु है उनको कोमल अणुओं में परिवर्तन करने का काम भी कौन करता है? HCl। क्लियर है बेटा मेरी बात यहां तक? नेक्स्ट यहां पर इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर, इसका काम क्या है? इंट्रिंसिक कास्टल फैक्टर का मेन काम है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करना। विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन, और साइनोकोबालामिन का क्या करना? अवशोषण करना। तो आपको पेप्टिक सेल, चीफ सेल या जाइमोजन सेल का फंक्शन पता लगा, म्यूकस सेल का फंक्शन पता लगा, पैराइटल या परिधीय या ऑक्जेंटिक कोशिकाओं का फंक्शन पता लगा। अब हम बात करेंगे जी सेल के बारे में। इसी जी सेल का मेन रोल क्या है? गैस्ट्रिन हार्मोन, इसका मतलब ये एंडोक्राइन सेल है जो गैस्ट्रिन हार्मोन का स्रावण करती है। इसके अलावा यहां पर डी सेल भी है जो सोमेटोस्टेटिन का स्रावण करती है। इसके अलावा ECL सेल भी प्रेजेंट होती है। ये ECL सेल जो है ये सीरोटोनिन और हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन एक वाहिनी शिथिलक है और सीरोटोनिन एक वाहिनी संकुचक है। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो बेटा जी, आमाशय की जठर ग्रंथियों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का फंक्शन आपको पता लग गया। तो इस आमाशय के अंदर जो जठर रस जो है वो बनेगा, उस जठर रस के घटक क्या होंगे, उसका कंपोजिशन क्या होगा? तो जठर रस में 99.5% वाटर कंटेंट है, जल की मात्रा है। HCl 0.2 से लेकर 0.3% तक है। pH वैल्यू 1 से लेकर 3 तक है, मींस हाईली एसिडिक मीडियम है। और इस जठर रस में क्या क्या होगा? एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज एंड रेनिन। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो ये इसके कंपोजिशन है। अब आपको पता लग गया कि जब भी डाइजेशन करवाया जाएगा
तो डाइजेशन में इन सभी का रोल पता है। पेप्सिन प्रोटीन के पाचन में सहायता करेगा। गैस्ट्रिक लाइपेज वसा के कुछ मात्रा को पाचन करने में सहायता करेगा। रेनिन जो मिल्क है उसका इनिशियल स्टेप, जो प्रारंभिक पद है, उसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका होगा। क्लियर है मेरी बात यहां तक? तो बेटा जी आपसे पूछा जा सकता है कि जठर रस या गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन क्या है, तो ये है। जठर ग्रंथियां कहां पर होंगी? आमाशय के अंदर। जठर ग्रंथियों में कौन कौन सी सेल्स है? मेनली आपसे पेप्टिक, म्यूकस और पैराइटल सेल, जी सेल के बारे में पूछता है। इसके अलावा डी सेल या ईसीएल सेल का भी रोल पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो नोट करें इसको। नेक्स्ट है बेटा पैनक्रियाज या अग्नाशय। ये हमारे बॉडी की मिक्स्ड ग्लैंड है। मींस इसके अंदर दोनों पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट भी एंड एंडोक्राइन पार्ट भी। यहां पर एंडोक्राइन पार्ट 1% है ओनली, और एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो है 99%। मिक्स्ड ग्लैंड में एक्सोक्राइन पार्ट 99% और एंडोक्राइन 1%। एंडोक्राइन पार्ट जो है, जिसे बोलते हैं हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। जबकि एक्सोक्राइन पार्ट जो है उसे बोलते हैं हम एसिनाई या लोबुलर पार्ट। ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, एंडोक्राइन पार्ट, इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल या पीपी सेल्स पाई जाती है। अल्फा सेल जो है ये ग्लूकागोन हार्मोन का स्रावण करती है। बीटा सेल इंसुलिन का, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का, और पीपी सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का। मीन्स हमारे शरीर की जो पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड का जो 1% पार्ट है एंडोक्राइन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का मेन फंक्शन है विभिन्न प्रकार के हार्मोन को रिलीज करना। इन सभी हार्मोन का रोल हम पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। यहां पर इंपॉर्टेंट रोल क्या पढ़ना हमें? पैनक्रिएटिक जूस वाला पार्ट। तो पैनक्रिएटिक जूस वाला पार्ट कौन रिलीज करेगा? ये एक्सोक्राइन मींस एसिनाई वाला पार्ट। इसका मतलब इस एक्सोक्राइन पार्ट के पास क्या है? डक्ट प्रेजेंट है। एंडोक्राइन पार्ट के पास डक्ट क्या है? एब्सेंट है। तो ये जो एक्सोक्राइन या एसिनाई या लोबुलर पार्ट, ये दो तरीके की डक्ट फॉर्म करता है। एक को बोलते हैं मेन डक्ट और दूसरी को बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट। मीन्स सहायक नलिका और मुख्य नलिका। जो मुख्य नलिका है उसे बोलते हैं डक्ट ऑफ विर्सन, और जो एक्सेसरी डक्ट है उसे हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। क्लियर? मीन्स जो हमारा पैनक्रियाज है उस पैनक्रियाज में यदि एक्सोक्राइन पार्ट की बात करूं तो एक्सोक्राइन पार्ट में डक्ट्स है, और डक्ट दो प्रकार की है, मेन डक्ट और एक्सेसरी, मुख्य नलिका और सहायक नलिका। ये जो आपको दिखाई दे रही है
ये मेन डक्ट है, और ये जो है ये है बाइल डक्ट, जो लीवर से आई है, पीत नलिका। और ये डक्ट ऑफ विल्सन। ये दोनों आपस में मिलकर यहां पर क्या बना लेती हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट, यकृत अग्नाशी नलिका। और इसका ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये फूला हुआ भाग, इसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। बाइल डक्ट और पैनक्रिएटिक डक्ट, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाई, हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट का ये जो फूला पार्ट है, इसे बोलते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। बाइल डक्ट के ऊपर भी यहां पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं बॉयडन की अवरोधिनी। और यहां पर भी एक स्फिंक्टर आपको दिखाई दे रहा है, ये इसे बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। मीन्स ओडाई की अवरोधिनी, ओडी की अवरोधिनी। दोबारा समझे बेटा, पैनक्रियाज हमारे शरीर की मिक्स ग्लैंड या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। उसके दो पार्ट, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन 99% पार्ट जिसे बोल रहे हैं एसिनाई, और एंडोक्राइन पार्ट 1% पार्ट है, 1% पार्ट आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा या पीपी सेल्स। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, गामा या डेल्टा सोमेटोस्टेटिन, पीपी सेल पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का स्रावण करती। जबकि एक्सोक्राइन पार्ट का जो एसिनाई या लोबुलर पार्ट है, उसमें दो तरीके की नलिकाएं, एक मेन और एक एक्सेसरी। मेन को बोल रहे हैं डक्ट ऑफ विल्सन, एक्सेसरी को बोल रहे हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ विल्सन बाइल डक्ट से कॉम्बाइन कर हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट बनाती है। और हिपैटो पैनक्रिएटिक, ये सी शेप की संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ग्रहणी ड्यूडेनम। इस ड्यूडेनम में आकर खुलेगी, किसके थ्रू, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के थ्रू आकर खुलेगी। तो यहां से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है बेटा। जबकि डक्ट ऑफ सेंटोरिनी जो एक्सेसरी डक्ट है, ये डायरेक्टली ड्यूडेनम में खुलेगी, लेकिन डक्ट ऑफ विल्सन, हिपैटिक डक्ट जो है यहां पर, या बाइल डक्ट जो है, उससे कॉम्बाइन होकर ड्यूडेनम भाग में खुलेगी। इसकी स्थिति देखी जाए तो अग्नाशय कहां पर है, यह ड्यूडेनम सी शेप की आकार में। और मैं ये कह सकता हूं, ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम का ये प्रॉक्सिमल पार्ट, ये डिस्टल पार्ट, इसका मतलब ड्यूडेनम की दोनों भुजाओं के बीच में पत्ती नुमा संरचना या लीफ लाइक जो शेप आपको दिखाई दे रही है, यही क्या है बेटा, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज का अनुप्रस्थ काट यदि देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। ये साइड में जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एसिनाई ऑफ पैनक्रियाज। और ये जो बीच में आपको पार्ट दिखाई देगा, इसे बोलते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो ये एसिनाई है और ये आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ये 1% पार्ट है और ये 99% पार्ट है। तो बेटा जी, इस पैनक्रियाज या अग्नाशय से जो अग्नाशी रस निकलता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, कोलेसिस्टोकाइनिन या कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रिएटिक जाइमोजन, सीसीके या सीसीके पीजेड, और इसके अलावा एसिटाइल कोलिन। ये पैनक्रियाज से पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करवाएगी। और इसके अलावा सिक्रेटिन भी होता है। ये सिक्रेटिन क्या करेगा, इस पैनक्रियाज से बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज करवाएगा।
क्लियर? तो पैनक्रिएटिक जूस में पर डे यदि सिक्रेशन देखा जाए तो 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन होगा। उसमें पानी की मात्रा 98%, उसमें साल्ट और एंजाइम लवण और विकर 2%। पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7.5 से लेकर 8.3। इसका मतलब माउथ के अंदर आपने पीएच देखा, ओरल कैविटी के अंदर मीन जब आपने पीएच देखा तो वो क्या था? पीएच 6.8 मीन्स स्लाइटली एसिडिक और लगभग न्यूट्रल के आसपास था। जैसे आपने स्टमक के अंदर देखा तो वहां पर 1 से लेकर 3 तक मीन्स हाईली एसिडिक, और जैसे अब आप स्मॉल इंटेस्टाइनल पार्ट देखेंगे मीन्स पैनक्रियाज का पैनक्रिएटिक जूस रिलीज होकर आएगा, उसका पीएच वैल्यू क्या है? एल्कलाइन। हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पोजीशन में अलग अलग जगह पर पीएच की वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर? तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो पैनक्रिएटिक जूस के कौन कौन से घटक है, कंपोजिशन कौन कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज, पैनक्रिएटिक न्यूक्लिएज, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है, ये लिपिड या फैट के डाइजेशन से रिलेटेड है, ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए के डाइजेशन से रिलेटेड है, और अमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से रिलेटेड। तो बेटा जी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है, इंटेस्टाइनल मींस इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा पार्ट है उस पार्ट से एंटेरोकाइनेज रिलीज होता है। ये एंटेरोकाइनेज सबसे पहले क्या करेगा? जो ये ट्रिप्सिनोजन है इसके कांटेक्ट में आता है और इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, इसका मतलब ट्रिप्सिनोजन क्या था? इनएक्टिव, और ट्रिप्सिन क्या? एक्टिव। तो इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये ट्रिप्सिन इस काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में चेंज कर देता है और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। इसका मतलब ये भी इनएक्टिव है और ये भी इनएक्टिव। तो ये जितने कंपोजिशन मैंने आपको बताए हैं 6 कंपोजिशन या घटक, ये सभी किसके हैं? पैनक्रिएटिक जूस के। लेकिन एंटेरोकाइनेज पैनक्रिएटिक जूस का पार्ट नहीं है, ये तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिलीज करेगा जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलेगा, और ये जो ट्रिप्सिन बदा है ये काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है बेटा? तो नोट करें, पैनक्रिएटिक जूस से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पीत रस या बाइल जूस, बाइल जूस
बाइल जूस का निर्माण किसने किया? यकृत या लीवर की हिपेटोसाइट्स जो होती हैं, जिन्हें यकृत कोशिकाएं कहा जाता है, उनके द्वारा निर्मित किया जाता है। लेकिन इसका संग्रह कौन करता है? पित्ताशय या गॉल ब्लैडर। इसका मतलब इसका फॉर्मेशन तो लीवर ने किया है, लीवर के अंदर लीवर सेल्स जो है उन्होंने इसका फॉर्मेशन किया, बट पित्ताशय या गॉल ब्लैडर इस पीतरस का संग्रह करता है। बाइल जूस एक ऐसा जूस है जिसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है, विकर अनुपस्थित होते हैं, लेकिन इसका पाचन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी पीएच वैल्यू 7.4 से लेकर 7.6, वाटर कंटेंट 98% और पर डे 500 ml सिक्रेशन होता है। यदि इस पीत रस के घटक देखे जाएं तो उसमें इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट और Na2CO3। ऑर्गेनिक साल्ट की फॉर्म में यहां पर क्या प्रेजेंट है? सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, मींस सोडियम के ग्लाइकोलेट एंड टोरोकोलेट, और इसी तरीके से पोटेशियम के ग्लाइकोकोलेट एंड टोरोकोलेट। ये ऑर्गेनिक साल्ट, दोनों का फंक्शन देखिए क्या है। ये इनऑर्गेनिक साल्ट जो है एसिडिक मीडियम को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है, अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में। ऑर्गेनिक साल्ट क्या है? ये वसा का पायसीकरण, मींस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में रूपांतरित करने का काम करता है, और वो छोटी छोटी गोलिकाएं बाइल जूस के अलग अलग कंपोजिशन से मिलकर मिसेल का निर्माण करते हैं। तो इसके घटक में क्या क्या है? 98% वाटर, पीएच वैल्यू 7.4 से 7.6, पर डे 500 ml सिक्रेशन हो रहा है। इनऑर्गेनिक साल्ट के रूप में ये है, ऑर्गेनिक साल्ट के रूप में ये। इसके अलावा बाइल पिगमेंट्स या जिसे हम बोलते हैं पीत लवण, पीत लवण जो है वो साल्ट है, लेकिन बाइल पिगमेंट्स जो है इसको बोलते हैं पीत वर्णक, ये लवण है। और पीत वर्णक जो है ये वेस्ट, या मैं कह सकता हूं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में स्रावित होते हैं। बाइल पिगमेंट दो प्रकार के, बिलरुबिन एंड बिलवर्डिन, ये येलो कलर का है और ये ग्रीन कलर का है। इसके अलावा लेसिथिन और कोलेस्ट्रॉल भी यहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बाइल जूस के कंपोजिशन हो गए, जिसमें बाइल पिगमेंट्स या पीतवर्णक भी हैं, बाइल साल्ट्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी हैं। इसके अंदर वाटर कंटेंट 98% है, लेकिन यहां पर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं है। तो आपको यह पता होना चाहिए जब एंजाइम नहीं है तो इसका डाइजेशन में रोल क्या है। तो देखिए इनका फंक्शन देख लेते हैं बेटा। फंक्शन है वसा का पायसीकरण करना। इसके अलावा वसा में घुलनशील विटामिन के अवशोषण में सहायता करना। इसके अलावा
लाइपेज की क्रियाशीलता को बढ़ाना। इसके अलावा अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करना। क्लियर है बेटा? तो ये बाइल जूस के फंक्शन हो गए। अब बाइल जूस भी कहां पर आएगा? इंटेस्टाइनल रीजन में। इसका मतलब ड्यूडेनम पार्ट के अंदर अग्नाशी रस भी आ गया, पीत रस भी आ गया, और उसी पार्ट में इंटेस्टाइनल जूस भी तो रिलीज होगा। इसीलिए ड्यूडेनम भाग में मैक्सिमम डाइजेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इंटेस्टाइनल जूस। आंतरीय रस, या इसी को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। देखिए बेटा, इंटेस्टाइनल जूस के कौन कौन से कंपोजिशन है ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटेस्टाइनल जूस में डाइपेप्टाइडेज, डाइसैकेराइडेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोसाइडेज। ये सभी पार्ट जो हैं इंटेस्टाइनल जूस के। डाइपेप्टाइडेज, ये अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है। इसके ऊपर डाइपेप्टाइडेज काम करेगा, तो रिजल्ट में हमारे पास क्या मिलेंगे? अमीनो एसिड। डाइसैकेराइडेज, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ये लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज या इन्वर्टेज। लैक्टेज किस पे काम करेगा? लैक्टोज पर, और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज फॉर्मेशन करवाए। माल्टेज किस पे काम करेगा? माल्टोज पर, और ग्लूकोज एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा। सुक्रेज किस पे काम करेगा? सुक्रोज पर, एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करवाए। इंटेस्टाइनल लाइपेज डिफरेंट टाइप के ग्लिसराइड पर काम करता है और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल फॉर्मेशन करवाएगा। डाइग्लिसराइड हो सकता है या मोनोग्लिसराइड हो सकता है। इस पे काम करके फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल एंड ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करवाता है। इंटेस्टाइनल न्यूक्लियोसाइडेज
न्यूक्लियोसाइड पर काम करेगा और क्या फॉर्मेशन करवाएगा बेटा जी? नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बेटा? इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोल रहे हैं? सक्कस एंटेरिकस। उसके क्या क्या कंपोजिशन है और कौन कौन से सबस्ट्रेट पर काम करके कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? अब यदि इसकी पीएच भी देखेंगे तो क्या होगी बेटा जी? एल्कलाइन। पर डे सिक्रेशन इसका भी देखेंगे तो 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे इसका सिक्रेशन होगा। मींस एल्कलाइन पीएच है तो मैं कह सकता हूं मोर देन 7। तो आपको अलग अलग पार्ट और अलग अलग पार्ट के कंपोजिशन पता लग गए। ओरल कैविटी के अंदर सलाइवा के कंपोजिशन पता लग गए, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस उसके कंपोजिशन पता लग गए, पैनक्रिएटिक जूस इसके कंपोजिशन पता लग गए, बाइल जूस इसके कंपोजिशन भी पता लग गए, इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस इसके कंपोजिशन पता लग गए। जब इन सबके कंपोजिशन के बारे में आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया तो अब इजी वे से आप क्या करवा सकते हैं? किसी भी मॉलिक्यूल का डाइजेशन पॉसिबल करवा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल की उत्तकी। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मैंने बनाया है। पहले तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, ईसोफेगस से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट तक आउटर से इनर की तरफ कुछ लेयरिंग है, उनके नेम दिए गए और फिर उसको हम इस डायग्राम में देखेंगे लेंथ वाइज। तो यहां पर आउटर मोस्ट लेयर जो है ये क्या है? सिरोसा। इनर मोस्ट जो ये कैविटी आपको दिखाई दे रही है ये है ल्यूमेन। ल्यूमेन के कांटेक्ट में जो लेयर है इसे बोलते हैं म्यूकोसा। देन ये लेयर जो आपको दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं हम सब म्यूकोसा और ये जो लेयर दिखाई दे रही है इनको बोलते हैं हम मसल लेयर। और मसल लेयर में भी आउटर लॉन्जिट्यूडनल मींस अनुदैर्ध्य और अंदर वाली है वो सर्कुलर है, उसे बोलते हैं हम वर्तुल। तो बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर सिरोसा, फिर मसल लेयर, मसल में भी आउटर लॉन्जिट्यूडनल इनर सर्कुलर, फिर सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा और सबसे अंदर ल्यूमेन। तो उसी फॉर्म में हमने लेंथ वाइज देखना है। ये पार्ट मैं लेकर चल रहा हूं ईसोफेगस, ग्रसिका या ग्रासनाल वाला भाग। ये पार्ट स्टमक, ये पार्ट ड्यूडेनम और ये पार्ट जेजुनम प्लस एलियम। ईसोफेगस में यदि हिस्टोलॉजी को डिजाइन किया जाए तो देखो यहां से लेकर यहां तक म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर एंड सिरोसा। लेकिन आउटर मोस्ट ये लेयर इस ड्यूडेनम पार्ट से यदि कंपेयर करें, यहां से यहां पर कंपेयर करें, स्टमक से यहां से कंपेयर करें, जेजुनम से यहां से कंपेयर करें, मीन्स ईसोफेगस का ड्यूडेनम से कंपेयर करें, स्टमक से करें, जेजुनम से करें, तो यहां पर ये सिरोसा इसको हम बोलते हैं ट्यूनिका
एडवेंटेशिया, क्योंकि यहां पर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, जबकि सिरोसा में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। स्टमक में भी इसे क्या बोल रहे हैं? सिरोसा। ड्यूडेनम में भी क्या बोल रहे हैं? सिरोसा। जेजुनम इलियम में भी क्या बोल रहे हैं? सिरोसा। बट याद रहे, इसी सिरोसा का नेम ईसोफेगस में क्या रखा गया है? ट्यूनिका एडवेंटेशिया। ट्यूनिका एडवेंटेशिया, देन लॉन्जिट्यूडिनल मसल, देन सर्कुलर मसल, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और इनरमोस्ट ये जो कैविटी दिखाई दे रही है क्या है? लुमेन। अब बात करते हैं स्टमक की हिस्टोलॉजी के बारे में। आउटर मोस्ट सिरोसा, देन मसल में लॉन्जिट्यूडिनल मसल, देन सर्कुलर मसल। लेकिन यहां पर एक स्पेसिफिक मसल्स और भी होती है स्टमक रीजन के अंदर, मैंने आपको बताया था, ऑब्लिक मसल, देन सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा। और यहां पर आपको यह भी देखने को मिल रहा है कि इस म्यूकोसा में यहां पर फोल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। इन फोल्डिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा? रुगे। ड्यूडेनम में देखते हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आप देख पा रहे हैं म्यूकोजल लाइनिंग में फोल्डिंग मोर डेवलप होती जा रही है। तो यहां पर देखो, ये स्ट्रक्चर क्या है? माइक्रोविलाई, जो इसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देते हैं। और ये क्या है? जो वलन दिखाई दे रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं हम? विलाई। और ड्यूडेनम की हिस्टोलॉजी देखी जाए तो आउटर मोस्ट सिरोसा, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, और म्यूकोजल में इस तरीके से फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं। मीन सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, क्योंकि इसी पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन पॉसिबल होगा। लेकिन आपको यह दिखाई दे रहा है इसके सब म्यूकोसा रीजन में स्पेसिफिक ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम बोलते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और आगे की तरफ चलते हैं, जेजुनम और इलियम पार्ट में आउटर मोस्ट सिरोसा, देन लॉन्जिट्यूडिनल मसल, देन सर्कुलर मसल, देन सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और म्यूकोसा में यहां पर फोल्डिंग और हाईली डेवलप्ड है। और जितनी हाईली डेवलप्ड ये म्यूकोजल लाइनिंग है, ये यहां पर दरारें फॉर्मेशन करता है, जिसे बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लीबर कोन। लीबर कोन की दरारें, और लीबर कोन की दरारों के पास ये स्पेसिफिक सेल्स हैं जो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम सीक्रेट करती है, जिन्हें बोलते हैं हम पिनिथ सेल, यूनिसेलुलर ग्लैंड है। और इसी इंटेस्टाइनल रीजन में टॉन्सिल्स या लिम्फोइड ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं। ये इसे हम बोलते हैं पेयर्स पैच। मींस म्यूकोजल लाइनिंग में म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट भी होते हैं। तो ये लिम्फोइड टिश्यू हो गया, ये एंटीबैक्टीरियल एंजाइम सीक्रेट करने वाली यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गई। ये सबम्यूकोजल रीजन के अंदर ड्यूडेनम पार्ट के अंदर ब्रूनर्स ग्लैंड हो गई। तो डिफरेंट क्रिप्ट ऑफ लिम्बर कोन, पिनिथ सेल, पियर्स पैचेज, ब्रूनर्स ग्लैंड, ऑब्लिक मसल्स, इन सब की लोकेशन आपको पता लग गई। अब आपको यह पता होना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल में डायमीटर के बेसिस पर भी कम और ज्यादा डायमीटर होगा, और लेंथ वाइज भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पॉसिबल होंगे। तो डायमीटर के बेसिस पर भी और लेंथ के अकॉर्डिंग भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पॉसिबल होंगे। उसके लिए यहां पर जो मसल्स फाइबर है, स्मूथ मसल फाइबर, उनके पास सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक मींस अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ होता है। लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर और सब म्यूकोसल, इस पार्ट में एक जाल तो यहां पर है, और एक जाल यहां पर है। मींस इस लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर के बीच में जो जाल है, इसको बोलते हैं
ऑरबैक प्लेक्सस, और सर्कुलर और सबम्यूकोजल के बीच में है, इसको बोलते हैं मिशनर्स प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब होता है जाल। चाहे मैं बात करूं सबम्यूकोजल प्लेक्सस की या मिशनर्स प्लेक्सस की, तो इसी मिशनर्स को सबम्यूकोजल प्लेक्सस भी बोलते हैं बेटा, और इस ओराबैक को माइंट्रिक प्लेक्सस भी बोलते हैं। ये जो यहां पर आपको जाल दिखाई दे रहा है, ये किसका पार्ट है? सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब इस पार्ट में नर्व फाइबर की भी सप्लाई है। तो आउटर मोस्ट सिरोसा क्या है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की लाइनिंग है, पेरिटोनियम कवरिंग। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या है? व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसकी लाइनिंग। मसल लेयर में कौन सी मसल्स प्रेजेंट है? स्मूथ मसल्स, और वहां पर नर्व फाइबर भी प्रेजेंट है। सबम्यूकोसा रीजन के अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड्स की लोकेशन भी दिखाई दे रही है आपको, और म्यूकोजल लाइनिंग में इस तरीके के फोल्ड्स आपको दिखाई देते हैं। तो आपसे पूछा जाए एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी, एलिमेंट्री कैनाल की औत्की के बारे में बताएं, तो सबसे बाहर से अंदर की तरफ ये सबसे बाहरी पार्ट है, सबसे आंतरिक। तो अलग अलग भाग में आप अलग अलग लेयर को डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकून दिखाई दे रहे हैं, लिबरकून की दरारें, इसके पास आर्टेरियोल, वेन्यूल मीन्स धमनिकाएं, सिराएं, और फैट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए या लिपिड का अवशोषण करने के लिए यहां पर लैक्टियल्स मीन्स लिम्फ कैपिलरी या लसिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन का पाचन हुआ, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, वो पचित पदार्थ डायरेक्टली आर्टेरियोल और वेन्यूल मीन्स ब्लड कैपिलरीज में सप्लाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो लिपिड और फैट का डाइजेशन होगा उसे डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में ना छोड़कर किसे छोड़ेंगे? लिम्फ कैपिलरीज में। और यहां पर जो लिम्फ कैपिलरीज जो सप्लाई होती है उन्हें बोलते हैं लैक्टियल्स। क्लियर है बेटा जी मेरी बात यहां तक? तो नोट करें इसे। आज मैंने क्या पार्ट डिस्कस किया? यदि मैं अपनी बात को समराइज करूं तो मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि हमारे मुख गुहा से बाहर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, और लार ग्रंथियों में कौन सी सबसे बड़ी होगी, कौन सी सबसे छोटी होगी, कौन सी मध्यम आकार की होगी, और कौन सा लार के सीक्रेशन में कितना रोल होगा। और हमने सलाइवा का कंपोजिशन या सलाइवा का घटक देखा। फिर हमने बात की गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस के क्या क्या कंपोजिशन होंगे, उसमें मैंने आपको यह बताया पेप्सिन, पेप्सिनोजन से पेप्सिन कैसे कन्वर्ट होता है, प्रोरेनिन से रेनिन कैसे कन्वर्ट होता है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स है उनका क्या रोल है, और कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया पैनक्रिएटिक पार्ट के बारे में कि पैनक्रिएटिक जूस के कौन कौन से कंपोजिशन होंगे, कौन सा एक्सोक्राइन पार्ट है, कौन सा एंडोक्राइन पार्ट है। फिर हमने बात की बाइल जूस, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, लेकिन बाइल जूस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। फिर मैंने बात की इंटेस्टाइनल जूस के बारे में, इंटेस्टाइनल जूस के कौन कौन से कंपोजिशन है और उनका क्या क्या रोल होगा। और फिर मैंने आपको यह बताया कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी कैसी दिखाई देती है, उस हिस्टोलॉजी के बारे में। अब हम यहां से माउथ से स्टार्ट करें और यहां तक आए, तब आप इजी वे से आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन की प्रोसेस किस तरीके से पॉसिबल होगी। सबसे पहले पाचन मुख में होगा, फिर पाचन स्टमक में होगा, फिर पाचन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और मैक्सिमम जो पचित भोजन है उसका मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में संभव होगा, और फाइनली अपचित भोजन को बॉडी बाहर डिस्चार्ज कर देगी।
क्लियर है बेटा? तो आज के लिए इतना ही। टीम सीएलसी लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, आप भी इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो सक्सेसफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।